पर नोटिफिकेशन बजी। उसने स्क्रीन पर देखा तो ये उसी अननोन नंबर से मैसेज था। आज पूरी दुनिया को तो खुद बताएगा कि वेदांत विक्रम कपूर एक गद्दार का बेटा है। गद्दार शब्द उसकी आंखों में चुभ रहा था और फोन पकड़े हुए वेद की उंगलियां कांप रही थी। उसने फिर उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। वेद ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कौन है तू? तुझे तो मैं किसी भी बिल से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन तेरा मोहरा कभी नहीं बनूंगा। वेद यह समझ चुका था कि यह कोई मामूली धमकी नहीं थी। कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वो तुरंत कंपनी से बाहर इतनी तेजी से भागा मानो वो उड़ रहा हो। फूड डिलीवरी की नौकरी के चक्कर में उसे सारे शॉर्टकट्स याद थे, लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया और बदतमीजी से पूछा, अबे रुक, कहां जा रहा है? तेरे बाप का हॉस्पिटल है क्या? दूसरा सिक्योरिटी वाला उसे नीचे जमीन पर धकेलते हुए बोला, ये तुझ जैसे गरीबों का पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड के वीआईपी पेशेंट्स आते हैं। तू तो देखने में किसी का नौकर भी नहीं लगता। इससे पहले कि तू यहाँ का माहौल गंदा करे या कोई तुझे देखकर कंप्लेंट कर दे, निकल ले यहाँ से। वेद झट से उठा और एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे अंदर जाना है। मेरी दादी मिसेस सावित्री रायज़ादा, उनका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उनसे मिलना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सस्ते कपड़े और धूल में सने जूते देखकर दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स हंसने लगे। भाई सुना तूने, शहर की सबसे जानी मानी औरत इस भिखारी की दादी है। तो मैं भी रमेश अंबानी का बेटा हूं। अबे साले, शर्म नहीं आती इतनी इज्जतदार औरत का नाम अपने मुंह से लेते हुए? अंदर तुझे कोई भीख भी नहीं देगा, समझा? फ्री का लंगर खाने वाले तेरे जैसे बहुत देखे हमने। दोनों आपस में हंस पड़े। अब वेद का पारा ऊपर चढ़ चुका था। गुस्से में उसने कदम बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आई और एक महंगी कार एंट्रेंस के सामने आ रुकी। पलक झपकते ही एक सिक्योरिटी गार्ड कार का दरवाजा खोलने के लिए भागा तो दूसरे ने वेद को पकड़कर एंट्रेंस से दूर ले जाकर उसे धमकी दी, सुन बे, ये वीवीआईपी लोग हैं। अगर अब भी तू नहीं गया तो तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा कि इस हॉस्पिटल में तो क्या, तो इस शहर में भी नहीं नजर आएगा। उस चमचमाती कार से यशवंत और कियारा उतरे और तेजी से हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। वेद कियारा को देखते ही चिल्लाया, कियारा, कियारा! वेद ने हड़बड़ी में खुद को गार्ड से छुड़ाया और कियारा के सामने आकर बोला, कियारा, ये लोग मुझे अंदर। कियारा ने जैसे ही वेद को देखा वो भड़क उठी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेद ने परेशान होकर कहा, कियारा, मैं दादी से मिलना चाहता हूँ। इनसे कहो कि मुझे अंदर जाने दे, मैं उन्हें बचा सकता हूँ, ट्रस्ट मी। कियारा पहले से ही दादी की एक्सीडेंट की खबर से परेशान थी। वो वेद की बात सुनकर झुंझुला कर बोली, तुम दादी को बचाओगे? भूलो मत वेद, यू आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय, नॉट अ डॉक्टर। यहां तमाशा मत करो, समझे? जाओ यहां से। ये कहकर कियारा भागते हुए अंदर गई। वहीं यशवंत ने वेद को घूरते हुए कहा, देख ली अपनी औकात? मां ने तुम्हें हायर किया है, वरना तुम्हें नौकरी से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगते। यू मोरॉन। यशवंत को लग रहा था कि सावित्री ने वेद को किसी खास कारण से कियारा का असिस्टेंट बनाकर भेजा है, इसलिए वेद के लिए उसके मन में बेहद नफरत थी। उसने वेद के ऊपर 500 के कुछ नोट फेंकते हुए कहा, जाकर ढंग के कपड़े खरीद, पहले नाक कटा रखी है हमारी। वेद ने नोट को जमीन पर गिरने दिया। वो इस वक्त सिर्फ सावित्री की वजह से बेइज्जती का घूंट पी गया, लेकिन उसकी आंखों में आग दहक रही थी। वो मन ही मन बोला, जिस दिन तुम लोगों को यह पता चलेगा कि कंपनी का असली वारिस कौन है, उस दिन तुम सबके चेहरे देखने लायक होंगे। लेकिन बस अभी सही वक्त नहीं है। अब वेद किसी भी तरह अंदर जाने का प्लान सोच रहा था। वो चाहता तो गार्ड्स की बैंड बजाकर अंदर जा सकता था, लेकिन वो हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया, टाइम इज टिकिंग, कन्फेस द ट्रूथ बाय 2 PM। हर एक सेकंड तुम्हारे अपनों की जान पर खतरा बन सकता है, बी रेडी टू वॉच। उस मैसेज के साथ ही एक फोटो अटैच्ड थी। वो आईसीयू के अंदर एडमिट सावित्री की फोटो थी। फोटो देखकर वेद की सांस अटक गई। अब उसके पास केवल 1 घंटे का वक्त था। उसे किसी भी हाल में अंदर पहुंचना था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, आज मेरे अंदर के ही मैन को कोई नहीं रोक सकता। सॉरी हॉस्पिटल वालों। उसने आव देखा ना दाव दोनों गार्ड्स को धक्का देकर तेजी से गेट के अंदर भागा। गार्ड्स उसके मामूली धक्के से भी जमीन पर गिर पड़े। हॉस्पिटल के अंदर उसे भागते देख भगदड़ मच गई, लेकिन वेद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रिसेप्शन पर जाकर जल्दबाजी में पूछा, सावित्री रायज़ादा किस कमरे में है? तब तक एक सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता हुआ दौड़कर अंदर आया, अरे पकड़ो इस पागल को। लेकिन वेद ने एक मुक्के से ही उसको जमीन पर धराशायी कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए।
फिर वेद ने घूरते हुए रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा तो वो डरते हुए बोली, वो आईसीयू में है, फर्स्ट फ्लोर, ऑपरेशन थिएटर नंबर 3। वेद ने लिफ्ट का वेट ना करके सीढ़ियों से ही दौड़ लगाई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि कियारा और यशवंत किसी बात पर बहस कर रहे थे। कियारा यशवंत पर चिल्ला रही थी, चाचा जी, यहां दादी की सिचुएशन क्रिटिकल है और आपको डील की पड़ी है। चाचा जी उसे समझाते हुए बोले, दिल से नहीं दिमाग से काम लो कियारा। सोचो अगर हमारे राइवल्स या दुश्मनों को मां की कंडीशन का पता चल गया तो वो हमें गिराने के लिए हर दाव अपनाएंगे, और अगर मां को कुछ हो गया तो। वेद जो ये सब देख रहा था, यशवंत की बात सुनकर तपाक से बोल पड़ा, दादी को कुछ नहीं होगा, और अगर दादी की हालत के बारे में बाहर वालों को कोई बताएगा ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मेरा मतलब हमें यह बात पब्लिक में रिवील करने की जरूरत ही नहीं। उसे बीच में बोलते देख यशवंत भड़क गया, तुम चुप रहो, तुम हो कौन बीच में बोलने वाले? तुम्हें क्या पता हमारे फैमिली मैटर्स का? तब कियारा ने बीच में कहा, वेद सही कह रहा है, किसी भी कीमत पर यह बात लीक नहीं होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर यशवंत चुप हो गया। और गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वेद सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। वो दरवाजा तोड़ने के लिए लात मारने ही वाला था कि कियारा ने उसे खींच लिया और गुस्से में बोली, What the hell are you doing? वेद ने हड़बड़ाकर कियारा से कहा, कियारा मुझे दादी से मिलना है, अंदर उनकी जान जा सकती है, कोई है जो। अभी वेद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कियारा चिल्लाई, तुम दादी को मारना चाहते हो क्या? अंदर उनका ऑपरेशन चल रहा है और तुम डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना चाहते हो? डोंट बी स्टूपिड एंड स्टे अवे। वेद ने समझाना चाहा, नहीं कियारा, मेरी बात तो सुनो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, उनकी जान को खतरा है और मेरा अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऊटी के अंदर गया तो हम उन्हें जल्दी बचा सकते हैं, बिलीव मी। लेकिन अब तक कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था। शट अप, जस्ट शट अप एंड स्टॉप इट। जस्ट बिकॉज दादी ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? डॉक्टर हो तुम या भगवान? याद रखना वेद, जैसे ही दादी की आंखें खुलेंगी, आई विल मेक श्योर कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ, फिर चाहे मुझे इसके लिए ये शादी तोड़नी ही क्यों ना पड़े। वेद ने कियारा का कंधा पकड़ा और उसे समझाने वाला था कि तभी वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और वेद की तरफ पॉइंट करते हुए एक गार्ड बोला, यही है वो जो जबरदस्ती घुसाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वेद को कियारा का कंधा पकड़े देखा, उनकी आवाज और नजरें दोनों ही बदल गई। सॉरी मैडम, हमें नहीं पता था ये आपके साथ है। ये सुनकर कियारा ने वेद को दूर झटक दिया और गुस्से में कहा, आई डोंट नो हिम, ले जाओ इसे। वेद ने हैरानी से उसे देखा तो कियारा ने ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे सच में वो उसे नहीं जानती थी। तब तक गार्ड्स ने वेद का कॉलर पकड़ा और उसे खींच कर ले जाते हुए बोला, तेरा टाइम खत्म, अब चल। वेद कियारा की बातों से हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कियारा उसकी बात सुनने की बजाय उससे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही थी। गार्ड्स वेद को खींचकर हॉस्पिटल के बाहर ले आए और एक ने धमकी भरी आवाज में कहा, अब दोबारा अंदर जाने का सोचा तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे, चल फुट यहां से। गार्ड्स ने मिलकर वेद को हॉस्पिटल के गेट से बाहर फेंक दिया था। वेद एक पल को लड़खड़ाया लेकिन फिर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बचाए दादी की जान। तभी उसकी फोन की घंटी बजी। वेद समझ गया था कि फोन की नहीं, खतरे की घंटी है। उसने उस अननोन नंबर का कॉल तुरंत उठा लिया और दांत पीसते हुए बोला, छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, दम है तो सामने आ, एक बार हाथ लग गया तो पिछले 18 साल का हिसाब तेरे टुकड़े करके लूंगा। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक खतरनाक हंसी गूंजी और फिर वो आदमी बोला, लगता है लड़ने का बहुत शौक है तुझे, तो आज लड़ अपनी किस्मत से। 2 बजने में सिर्फ आधा घंटा है, मैं वही हूं जहां तेरी प्यारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। I'm waiting for you. वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। उसे आधे घंटे से पहले रॉक्स फैक्ट्री पहुंचना था, लेकिन हॉस्पिटल से फैक्ट्री का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर था।
इतने कम वक्त में मुंबई के ट्रैफिक को चीर कर फैक्ट्री तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वेद दौड़ते हुए शॉर्टकट लेकर निकल पड़ा। दूसरी तरफ कियारा को सीमा का कॉल आया, जो हड़बड़ाते हुए बोली, दादी के एक्सीडेंट की खबर लीक हो गई है मैम, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सभी मीडिया वालों ने मैंशन को घेर लिया है, ऑफिस में सब अग्रेसिव है, को तुरंत यहाँ आना होगा। ये सुनकर कियारा फ्रस्ट्रेशन में जल्दी से ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी बगल वाली गाड़ी में बैठे आदमी ने कहा, मैडम आप जल्दी में लग रही हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ और ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगा, बताइए कहाँ जाना है आपको। कियारा हड़बड़ी में एड्रेस बताते हुए उसकी कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी अचानक पिछली सीट पर लगी एक स्क्रीन ऑन हो गई। पहले तो कियारा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके फोन पर मैसेज का एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें लिखा था, तुम्हारे हस्बैंड का सच तुम्हारे सामने आएगा ठीक 2 बजे। कियारा सोच में पड़ गई। वेद और उसकी शादी के बारे में सिर्फ दादी को पता था, तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? उसने पैनिक होकर वेद को कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि ड्राइवर उसके ऑफिस के रास्ते की ऑपोजिट गाड़ी घुमा रहा था। भैया कहाँ जा रहे हो, हमें तो लेफ्ट लेना था। इधर वेद किसी तूफान की तरह तंग गलियों से भाग रहा था। उसकी चप्पल कब की टूट चुकी थी और पैरों में छाले पड़कर खून बहने लगा था, लेकिन हाँफते हुए वो जैसे तैसे फैक्ट्री के पास पहुंच गया। सामने उसे एक खंडर जैसा गोदाम दिखा, जिसकी दीवार पर वही सांप जैसा दिखने वाला सिंबल था जो मिस्टीरियस आदमी के लॉकेट में था। वो तेजी से गोदाम के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम रखते ही गोदाम के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर एक अलर्ट आया, इंट्रूडर एंटर्ड। इधर नीचे वेद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे सामने कुछ कैमरे नजर आए और पीछे स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था। तभी उसके फोन में मैसेज आया, जिसमें एक अटैच्ड वीडियो थी। उस वीडियो में कियारा उस एसयूवी में चढ़ती हुई दिख रही थी। ये देखकर वेद की आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। उसने मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था, बस कुछ मिनट और फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा कि गद्दार का बेटा अभी भी जिंदा है। सामने देख, कैमरा लाइव होने वाला है। 2 बजते ही अगर तूने अपना सच अपने मुंह से सबको नहीं बताया तो ये दोनों जिंदगियां वहीं पहुंच जाएंगी जहां तेरे माँ बाप सड़ रहे हैं। सामने टाइमर पर 1:55 हो चुके थे। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, सावित्री को बचाए या कियारा को, या फिर अपनी आइडेंटिटी का सच सबके सामने रिवील कर दे। लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी सामने आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो अपने पेरेंट्स की मौत का रिवेंज नहीं ले पाएगा, और अगर उसने सावित्री और कियारा को खो दिया तो वो जिंदा रहकर भी कभी अपने माँ बाप के हत्यारे तक नहीं पहुंच पाएगा। वेद के पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त था, और इस 5 मिनट में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। तो आखिर किसे चुनेगा वेद? कियारा को, सावित्री को, या खुद को? आखिर कौन है जिसने वेद को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या है उस मिस्टीरियस आदमी का राज?